कैसे हो? सब ठीक ठाक? मैं आशुतोष कुमार प्रसाद +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टेकारी का टीचर हूँ। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है गया गाइडेंस प्रोग्राम में। हम आप लोग को 12 की क्रैश कोर्स में सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों को कंप्लीट किए हैं। अब नया इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर्स है जो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का 12 का, उसका हम क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसको 2 क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहुत सारी आपको 12 में जो भी क्वेश्चंस अमूमन पूछा जाता है उसको हम बतलाएंगे और पूरे चैप्टर को ओवरव्यूज आपको देंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बच्चा नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल प्रिंसिपल्स है, मतलब हम कह सकते हैं कि किस ढंग से हम लोग सबस्टांस को ऑब्टेन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा जिससे हम लोग मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स को हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो हम आपको बतला दें, इनऑर्गेनिक को शुरू करने के पहले हम आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि आपका इनऑर्गेनिक का जो बैकबोन है वो है पीरियोडिक टेबल। आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है, पूरा आप जानकार हो, पूरा पढ़े हुए हो, तो आपका इनऑर्गेनिक बहुत सारी बातें आपको ऐसे ही पता रहेगा और आइसोलेशंस को पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो एक हम हल्का सा चलते हैं, फिर हम उस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। आप लोग जानते हो कि पीरियोडिक टेबल्स को हम लोग जानते हैं, देखें तो हम पाएंगे कि पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स है वो इस ढंग से है। आप इसे देख रहे हो, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एस ब्लॉक है, ये टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज एफ ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में ऐसे ऐसे जो होते हैं, इसको वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल्स को हम लोग पीरियड कहते हैं। तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं। इस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें जिसे हम लोग 1A ग्रुप और फिर 2A ग्रुप अकॉर्डिंग टू ईयर वैलेंसीज के रूप में इसको क्लासीफाई करते हैं। पी में 6 ग्रुप पाए जाते हैं और डी में 10। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 2 + 6 + 2 + 10 + 6 कितने हो गए? 18 ग्रुप पाए जाते हैं। ए और एफ का तो अलग से क्राइटेरिया है कि भाई जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक में नहीं रह पाया, जिसका कैरेक्टर अलग होता है, उसको हम लोग अलग से शिफ्ट कर देते हैं और एक ब्लॉक बना देते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में भरता है, जो आपका एफ ब्लॉक में कहा जाता है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 14 + 14 जो कि 2 सीरीज में है, जिसको लेंथेन वाइट सीरीज और एक्टिन वाइट सीरीज कहते हैं, जो कि आपको पढ़ना है। तो हम आपको बता दें पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है, जिसमें जो एस ब्लॉक है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, बहुत हाईली एक्टिव होते हैं और रिएक्टिव नेचर्स के होते हैं। उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपका मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स, और पी ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं, नॉन मेटल पाए जाते हैं, मेटल वाइट्स पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में टोटल ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल। इन द सेम वे इन केस ऑफ एफ ब्लॉक ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। नाउ हम कह सकते हैं कि पी ब्लॉक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल भी रखता है, सेमी मेटल भी रखता है और नॉन मेटल को भी कंसिस्ट करता है। इस ब्लॉक को हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि केवल मेटल को कंटिन्यू करता है। और ये भी आप जान जाइए कि जो भी मेटल्स नाउ, तो इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है वो है आपका, इस ब्लॉक का टोटल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं, और जो मेटल होते हैं बहुत एक्टिव होता है। इसका आइसोलेशंस, इसको यदि हम लोग ऑब्टेन करें तो इसको ऑब्टेन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हम लोग इन्वॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। सिंपल मेथड से इसको प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक्टिवनेस की वजह से वो अन्य किसी के साथ वो कंबाइन कर सकता है। नाउ हम आपको बतलाएं कि टोटल एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं, एलिमेंट्स को। तो ए है आपका मेटल, दूसरा है आपका सेमी मेटल और तीसरा है आपका नॉन मेटल। मतलब मेटल है, सेमी मेटल है और फिर नॉन मेटल है। हम आपको ये बतला दें कि जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स है, उसमें सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आपका एल्युमिनियम है जो 1.3% के फॉर्म में होता है। उसके बाद आयरन होते हैं और फिर नेक्स्ट मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ जो है उसमें मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल टोटल के टोटल सभी पाए जाते हैं।
और इसको यदि हम लोग देखें तो ये देखा जाता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी होता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी होते हैं, और सेमी मेटल में दोनों प्रकार की टेंडेंसी होती हैं। और ये देखा, और हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है तो ये मेटल से बना होगा, सेमी मेटल से बना होगा, या तो फिर नॉन मेटल, या तो तीनों से मिल करके बना हुआ हो सकता है। अब कहा जाता है कि वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग ज़मीन से निकालें और उससे हम लोग इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को प्राप्त करें, या तो फिर हम लोग मेटल को प्राप्त करें, या फिर नॉन मेटल को प्राप्त करें, या फिर हम उसके कंपाउंड को प्राप्त करें, तो उस जो ज़मीन से निकाला जाए उससे हम लोग इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को प्राप्त करें, उसको हम लोग नाम क्या देंगे? मिनरल्स। तो ये मिनरल्स है, ज़मीन से जो प्राप्त करते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। तो मान लिया जाए ये मिनरल्स है। अब मिनरल्स से हम लोगों को ऑयल भी निकल रहा है, पेट्रोलियम भी निकलेगा, और नेचुरल गैसेज भी निकलेगा, पेट्रोलियम भी निकलेगा, कोयला भी निकलेगा, इसके साथ फास्फोरस भी निकलेगा, इसके साथ साथ सेमी मेटल्स भी निकलेंगे, मेटल्स भी निकलेंगे। अब देखा गया कि मिनरल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब वैसा मिनरल जिससे हम लोगों को मेटल प्राप्त होता हो, वैसा मिनरल जिससे हम लोग ऑयल नहीं, वैसा, अब एक मान लो एक मिनरल है जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता हो? मेटल प्राप्त होता हो, एकदम आसानी से प्राप्त होता हो और सस्ता रूप से प्राप्त होता हो, तो इस मिनरल को हम लोग नाम देते हैं, इस मिनरल को हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? ओर। ओर हो जाते हैं। इसका मतलब इस मिनरल से हम लोग को ऑयल मिल सकता है, ठीक है। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मेटल मिलेगा। तो सारा ओर क्या है? मिनरल है, लेकिन सारा मिनरल मेटल नहीं देगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल मिनरल नॉट ओर, लेकिन ओर जो है वो क्या है? मिनरल है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों को मेटल्स की प्राप्ति होती है। तो अब ओर क्या है बच्चा लोग? आप जानते होंगे कि वैसा सब्सटेंस जिससे हम लोग को मेटल इजिली एंड चिपली प्राप्त होता है उसको हम लोग ओर कहते हैं। जैसे हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिगेराइट होता है, जिंक प्लेट होता है, HGS होता है, उसके बाद कार्नेलाइट होता है, कीनोस्टोन होता है। डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेज होते हैं जिससे हम लोगों को मेटल की प्राप्ति होता है, जिससे हम लोगों को मेटल बहुत इजीली एंड चिपली प्राप्त होता है, उसको हम लोग ओर कहते हैं। अब एक मिनरल है जिसका नाम है Al2O3 × 2H2, इसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। बाय द वे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे देता हो। एक मिनरल है जिसका नाम है Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O, इसको कहते हैं क्ले। यदि हम लोग इन दोनों को देखें तो हम पाएंगे कि इससे हम लोग को एल्युमिनियम बहुत इजीली और चिपली प्राप्त होता है। इससे प्राप्त करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत समय और इसके साथ साथ हम लोग को खर्च भी ज़्यादा पड़ता है, तो इसको हम लोग ओर नहीं कहेंगे, इसको हम लोग ओर कह देंगे। और उसको कह सकते हैं जिससे हम लोग को आसानी से इजीली और चिपली मेटल्स प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग ओर कहते हैं, ठीक है। ए ओर हो गया। अब ओर को हम लोग देखते हैं, शायद तुम लोग पढ़े होंगे, ओर होते हैं सल्फाइड ओर। वैसा ओर जिसमें सल्फर होता है इम्प्योरिटीज़ के रूप में, तो उसको हम लोग सल्फाइड ओर कहते हैं। वैसा ओर जिसमें ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है तो उसको हम लोग ऑक्साइड ओर कहते हैं। वैसा ओर जिसमें हैलोजन इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है उसको हम लोग हैलाइड ओर कहते हैं। वैसा ओर जिसमें हम फॉस्फेट PO4 इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है उसको हम लोग फॉस्फाइड ओर कहते हैं। वैसा ओर जिसमें नाइट्रोजन या नाइट्रेट या नाइट्राइट इम्प्योरिटीज़ के रूप में होता है उसको हम लोग नाइट्राइड ओर कहते हैं। तो इस प्रकार से ओर को हम लोग क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज के आधार पे हम लोग ओर को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ओर है। अब ये ओर है, ओर में क्या क्या हो सकता है बच्चा? मेटल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? अशुद्धि भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं। तो जो मेटल है
उसको, ये तो हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्प्योरिटीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहले के समय में इसको फेंक दिया जाता था, अब आजकल इम्प्योरिटीज से भी हम लोग काम कर लेते हैं। तो ओर में दोनों पाए जाते हैं, मेटल भी पाए जाते हैं और इम्प्योरिटीज भी पाए जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं, जो इसके साथ मिले हुए होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं गैंग कहेंगे, या फिर क्या कहते हैं, नाम क्या देंगे, मैट्रिक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो मेटल के साथ चिपक करके रहता हो और ओर का फॉर्मेशन करता हो, जिसको हटाने के बाद हम लोगों को मेटल प्योर फॉर्म में प्राप्त होता हो, तो उसे हम लोग गैंग कहेंगे या तो फिर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज एक प्रकार से मेटल्स को डिस्टर्ब किए हुए रहता है, प्योर फॉर्म में वो रहने नहीं देता है। ठीक है। अब जो इम्प्योरिटीज है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस। अरे भाई देखो ना, Fe2O3 इसमें ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज के रूप में है ना। तो इम्प्योरिटीज हो सकते हैं कि ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो। दूसरा है कि इम्प्योरिटीज क्या हो सकते हैं, मेटालिक भी हो सकते हैं। जैसे कॉपर में इम्प्योरिटीज के रूप में Mn मिल जाता है, Cr मिल जाता है, ये सब इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। आयरन मिल जाता है, ये सब इम्प्योरिटीज के रूप में पाया जाता है। मतलब मेटालिक इम्प्योरिटीज, मेटल भी इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट होता है। और फिर क्या होते हैं, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो इम्प्योरिटीज भी अलग अलग हो सकते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और कौन, सेमी मेटालिक, मेटल वाइट था। उसके बाद फिर आप जरा देख लीजिए कि ये ओर है, ओर को हम लोग क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में इसको हटाएंगे, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। इम्प्योरिटीज को हटा करके हम लोग किस क्या प्राप्त करेंगे, मेटल प्राप्त करते हैं। तो वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इम्प्योरिटीज को हटाते हैं और मेटल को प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को, ऑल टोटल इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इसको नाम देते हैं मेटलर्जी। इसका नाम है मेटलर्जी। मतलब हम कह सकते हैं कि ओर से मेटल प्राप्त करने की जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, उसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। अब कहा जाता है कि मेटलर्जी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होता है। तो मेटलर्जी के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है। क्या क्या, तो जैसे ओर है, ये ओर है, अब इससे हम लोग को मेटल को प्राप्त करना है, तो आप पानी का इस्तेमाल करके इसको प्यूरिफाई करेंगे। तो जब पानी का इस्तेमाल करोगे तो इस प्रकार के मेटलर्जी को हम लोग कहते हैं हाइग्रोमेटलर्जी। ठीक है। फिर आप लोगों को 12 में पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया गया होगा, हम आपको क्रैश कोर्स के रूप में हाइड्रोमेटलर्जी का नाम लेकर के बतलाएंगे हल्का सा। फिर हाइड्रोमेटलर्जी, उसके बाद केमिकल का इस्तेमाल होगा तो इसको हम लोग कहेंगे केमोमेटलर्जी। उसके बाद यदि हीट का इस्तेमाल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पायरोमेटलर्जी। और यदि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मतलब मेटलर्जी भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको शुद्ध करने में, तो जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि भाई हम हाइड्रोमेटलर्जी भी कर रहे हैं, केमिकल से हम लोग केमोमेटलर्जी कर रहे हैं, हीट से हम लोग पायरोमेटलर्जी, या तो फिर जब हम लोग को मेटल प्राप्त हो गया तो उसको 100% प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। और ये सब मेटलर्जिकल प्रोसेस का उपयोग करने के साथ ये जो इसका कंसंट्रेशन है, मेटल की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट हम आपको बतला दे हाइग्रोमेटलर्जी। हाइग्रोमेटलर्जी मतलब ऐसा मेटलर्जी जिसमें हम लोग वाटर का इस्तेमाल करें तो उसको हम लोग हाइग्रोमेटलर्जी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग लेविगेशंस, या फिर हम लोग इसको ग्रेविटी सेपरेशंस भी कहते हैं। मतलब क्या है कि बड़े बड़े ओर को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, क्रश कर लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। वाटर सेट करने वाले जो होते हैं, नीचे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाते हैं। और जो प्योर जो ओर होते हैं, मतलब जो पानी में घुलने वाला इम्प्योरिटीज है, वो नीचे बैठ जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और जो ओर है वो ऊपर में चले आते हैं। इस ओर को हम लोग अलग कर लेते हैं, और जो पानी में घुलने वाला है, नीचे आकर के बैठ जाने वाला है, उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइग्रोमेटलर्जी कहते हैं। और यदि वो ग्रेविटी से नीचे बैठा और वाटर में डिजॉल्व भी हो गया तो इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस नाम देते हैं। ठीक है। हाइग्रोमेटलर्जी में ही एक और आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। मतलब
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आप लोग को हाइग्रोमेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि बड़ा सा एक टैंक होता है, ठीक। बड़े से टैंक में हम लोग पानी लेते हैं, ठीक। इसमें हम लोग पाइन ऑयल को डाल देते हैं और इसको झाग मेंटेन रहे इसलिए हम लोग जैंथेट को हम लोग डालते हैं, या फिर हम लोग पोटासियम इथाइल जैंथेट को डालते हैं, या जैंथेट को या फिर इथाइल जैंथेट को डालते हैं। इन सबों को डालने से क्या होता है, झाग अच्छा खासा उत्पन्न होता है। इसमें एक सॉकर होता है, मतलब इसमें एक लोहे का ऐसा पाइप होता है जिससे कि हवा को भेजते हैं और यहाँ पे ओपन होता है। हवा को भेजने से यहाँ पे बहुत तेज़ी से झाग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस वैसे ओर के लिए होता है जिसमें सल्फर इम्प्योरिटीज के रूप में होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक इसके लिए होता है, कौन सी ओर के लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए एक फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो ओर है, ऐसे ओर है, इसको हम लोग क्रश कर लिए, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। कौन सी ओर भाई, कौन सी ओर, तो सल्फाइड ओर को हम लोग क्या किए, क्रश कर लिए पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हम लोग इसमें डाल दिए, डाल करके फिर हम लोग एयर को फ्लो कर दिए। जैसा ही एयर को फ्लो कर दिए तो इसमें दो कंडीशंस होता है, वेटेबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज एंड नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर। मतलब कि जब वैसा सल्फाइड ओर में देखा गया कि जो इम्प्योरिटीज होता है उसको पानी से लगाव होता है, तो पानी से लगाव होने की वजह से बहुत सारे इम्प्योरिटीज पानी में डिजोल्व हो जाएगा, तो वेक्टेबल हो गया। और जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको पानी से लगाव बहुत कम होता है, इसी वजह से वो पानी में अच्छा से डिजोल्व नहीं कर पाता है। और जैसा ही झाग उत्पन्न होता है, सारा ओर के पार्टिकल्स इतना फाइनली डिवाइड कर देते हैं छोटा छोटा कि सारा ओर के पार्टिकल्स पानी के साथ लगाव नहीं होने की वजह से ऊपर में चले आते हैं, यहाँ पे झाग के रूप में सब चले आते हैं। सारा ओर के पार्टिकल्स इस जगह पे झाग के रूप में चले आते हैं। जो इम्प्योरिटीज होता है, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज या फिर जो पानी के साथ है एफिनिटी की वजह से सेक डाउन कर जाते हैं, वो नीचे आकर के बैठ जाता है और सारा इम्प्योरिटीज ऊपर की तरफ में पड़े होते हैं। और ऊपर की तरफ में पड़े होते हैं, इसको हम लोग काट करके अलग कर लेते हैं, ऐसे कट करके इसको हम लोग अलग कर लिए, ठीक है, ऐसे इस जगह पे अलग कर लिए ओर को। कौन सी ओर, जो यहाँ पे फ्रोथ के रूप में आया हुआ है, और ऊपर से स्प्रे करके सारे हम लोग झाग को हटा करके फेंक देते हैं। अब मेरा प्योर ओर प्राप्त हो जाता है, प्योर ओर, मेटल नहीं, प्योर ओर हम लोग को इस जगह पे ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था ये आपका इस प्रकार से ओर को हम लोग शुद्ध करते हैं। अब देखिए, जो बहुत सारा ऐसे इम्प्योरिटीज है जो जैसे जो ओर के अंदर में बहुत सारा मिट्टी की पार्टिकल्स है, बहुत सारा वाटर लभर पार्टिकल्स है, जिसको बहुत ज़्यादा पानी के साथ लगाव है, बहुत कुछ सॉल्ट है, जैसा ही पानी में डालते हैं वो इसी जगह पर डिजोल्व हो जाता है, बहुत कुछ नीचे आकर के बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे सल्फर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ZnS है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ZnS है, और इसके बीच में ऐसे करके सल्फर पड़ा हुआ है, तो ये सब सल्फर क्या होगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा। लेकिन जो लिंक्ड सल्फर है, जो जुटा हुआ सल्फर है, वो अलग नहीं हो पाता है, वहाँ पे चिपका हुआ रहता है, वो ओर के साथ चले आते हैं। लेकिन जो नॉन लिंक्ड सल्फर है वो यहाँ पे आकर के पड़े रह जाते हैं पानी में। तो इस प्रकार से बहुत कुछ इम्प्योरिटीज हट जाता है। जो ओर के अंदर में बहुत कुछ इम्प्योरिटीज था वो यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाता है, और हम लोगों को ओर का शुद्ध रूप प्राप्त होता है, जिसमें मिट्टी का कण, बालू का कण, फास्फोरस के पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐसा नहीं रहते हैं। अब जो ओर हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त होता है वो लगभग वैसा ओर होता है जिसमें लिंक्ड इम्प्योरिटीज होते हैं, जिसमें जुटा हुआ ही इम्प्योरिटीज होता है, और जो जुटा हुआ इम्प्योरिटीज नहीं होता है वो क्या हो गया, यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें एक और बातें होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक और बातें होती है। क्या बातें होती है जरा देख लीजिए। यहाँ पे एक ओर है, जिसमें एक ओर है, ऐसे करके जरा देखना बच्चा, एक ओर है, इस जगह पे ओर है जिसमें है ZnS और कौन, PbS। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन वैसे ओर के लिए किया जाता है जो सल्फाइड नेचर्स का होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रोथ फ्लोटेशन इज डन फॉर कौन सी ओर, फॉस्फेट नहीं, सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। तो
कुछ ऐसे और होते हैं जिसमें जेगेनएस भी है और कौन है, पीबीएस भी है। अब इन दोनों को हम लोगों को अलग करना है। जैसा ही इसमें डालोगे पाइन वाइल जैंथेन वगैरह होगा, सारा का सारा जेगेनएस भी ऊपर चला जाएगा, पीबीएस भी ऊपर चला जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक अलग हो जाए, पीबीएस सेपरेट हो जाए। हम पीबीएस को अलग करना चाहते हैं जेगेनएस से, या जेगेनएस को पीबीएस से अलग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग इसमें एक सब्सटेंस डालते हैं जिसका नाम है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट है, एक डिप्रेसेंट को हम लोग डालते हैं। डिप्रेसेंट के रूप में खास करके सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सोडियम साइनाइड क्या करता है कि एक्टिवली इन दोनों में एक फास्ट एक्टिव है, एक जेगेनएस के साथ सोडियम साइनाइड रिएक्ट कर जाता है और बनाता है Na2 जेगेन का होल 4 और प्लस Na2S सोडियम सल्फाइड बनाता है। तो ये बन गया टेट्रासाइनो सोडियम जिंकेट। यहाँ पे ये बन जाता है सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट। सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट यहाँ पर बन जाता है और ये इसी जगह पर डिजोल्व हो जाता है। कौन डिजोल्व हो गया, ये वाला डिजोल्व हो गया, यहीं पर रह गया। लेकिन पीबीएस क्या हो गया, झाग के साथ क्या हो गया बच्चा लोग, ऊपर। अब इसको हम लोग कट करके लेकर के अलग कर लेंगे और जैसा ही लेकर के अलग करेंगे तो एक तरफ में कौन हो गया, पीबीएस अलग हो गया। और फिर इसमें हम लोग एक्टिव मेटल डाल करके जिंक को भी हम लोग सेपरेट कर देंगे। जैसा ही जिंक को हम लोग सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिंक अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करके इन दोनों सल्फाइड ओर को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किए तो आप देख ही लिए। क्लियर। डिप्रेसेंट का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो वैसा ओर जिसमें दो प्रकार का सल्फाइड, मेटल का सल्फाइड हो, जिंक सल्फाइड हो, पीबीएस हो, तो वैसा एक्टिव मेटल का सल्फाइड को हम लोग डिप्रेसेंट के साथ रिएक्शंस करवा के डिजोल्व कर देते हैं और जो नॉन एक्टिव है वो फ्रोथ के साथ ऊपर चला आता है और फिर उसको हम लोग सेपरेट करके और पानी से धो करके अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेसेंट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशंस प्रोसेस। तो मैग्नेटिक सेपरेशंस प्रोसेस में होता क्या है बच्चा लोग, ऐसे करके व्हील होता है, एक मैग्नेटिक व्हील होता है, एक नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है, ऊपर में एक पट्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो और जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और कुछ और ऐसे होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं। एक वैसा और जो मैग्नेटिक नेचर का हो, मैग्नेटिक नेचर का, और कुछ और ऐसा होता है जो नॉन मैग्नेटिक नेचर्स का होता है। जैसे जरा देखो FeOCr2O3, इन दोनों को एक साथ यदि मिला करके लिखोगे तो आप लिख सकते हो FeCr2O4, आयरन क्रोमेट है, ठीक है। MnO2 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों, ठीक है। फिर Fe2O3, मतलब एक और हो गया, दूसरा और हो गया, एक कौन सा हो गया, तीसरा और। ये सारा के सारा कैसा और होता है, मैग्नेटिक नेचर का और होता है। अब इस और को पहले हम लोग, ये और है, इस और को पहले हम लोग क्रश कर लिए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। अब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो इसमें कौन होगा, मान लो कि Fe2O3 है, ये कौन है Fe2O3, इसके साथ इम्प्यूरिटीज के रूप में पड़ा हुआ है फास्फोरस, सल्फर, कार्बन का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके, सिलिकॉन का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके इम्प्यूरिटीज के रूप में पड़ा हुआ है। हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये रोटेटर है, ये घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करते हैं हम लोग, ये हॉपर में, इसको कहते हैं हॉपर, इसको हम लोग पाउडर फॉर्म को इसमें डालते हैं, आई घूमेगा तो यहाँ पे आएगा, और इधर से हम लोग हवा पास करते हैं तेजी से, तो जो ये सब चुंबकीय नेचर का होता है। Fe2O3 का जो और है चुंबकीय नेचर का, तो एक गिरेगा तो किसके पास गिरेगा, मैग्नेट के पास गिरेगा, चुंबकीय नेचर होने के, मैग्नेटिक नेचर होने की वजह से कहाँ पर गिरेगा, यहाँ पे व्हील के पास गिरेगा। और जो ये सब सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये सब जो है वो सिलिकॉन है, ये सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो हवा पास करेंगे तो सारा के सारा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मिट्टी का कण, कुछ बालू का कण, ऐसे ऐसे ये सब कहाँ चला आएगा,
इधर चलाएगा। तो ए हो गया क्या, इम्प्यूरिटीज, और ये क्या हो गया बच्चा, प्यूरिटीज। तो इस प्रकार से हम लोग इस मेथड से बहुत कुछ इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, हटाते हैं और हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे कैसा ओर का इस्तेमाल किए, मैग्नेटिक ओर का किए। ठीक, अपोजिट यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक ओर का हम लोग करते हैं, जैसे SnO2 का इस्तेमाल करते हैं। जब SnO2 को डालेंगे कि SnO2 खुद नॉन मैग्नेटिक है, वो गिरेगा इधर और इम्प्यूरिटीज गिर जाएगा इधर, क्योंकि इम्प्यूरिटीज कैसा होता है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से चिपकता है। तो ये था आपका हाइड्रोमेटलर्जी में। हाइड्रोमेटलर्जी से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका केमोमेटलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमोमेटलर्जी, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करें और केमिकल के इस्तेमाल करके हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग केमोमेटलर्जी कहते हैं। जैसे खास करके इस मेथड से हम लोग एल्युमिनियम को प्यूरिफाई करते हैं, जैसे खास करके हम लोग इससे Ag को प्यूरिफाई करते हैं, जैसे खास करके इससे हम लोग Au को प्यूरिफाई करते हैं। कैसे कैसे प्यूरिफाई करते हैं तो जरा देख लीजिएगा। फर्स्ट एल्युमिनियम के लिए जरा देखोगे, मान लो एल्युमिनियम का ये ओर है जिसका नाम है Al2O3, जिसमें इम्प्यूरिटीज के रूप में बहुत सारे मेटल्स का पार्टिकल्स पाए जाते हैं। Al2O3 इंटू 2H2OA है, ये इम्प्यूरिटीज है। इसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग NaOH का लिक्विड लेते हैं, NaOH की सॉल्यूशंस लेते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। NaOH इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है Al2O3 इंटू 2H2O, तो इसी जगह डिजोल्व हो जाता है और NaOH के साथ मिल करके बनाता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है वो कहाँ चला आता है, नीचे आकर के बैठ जाता है। फिर इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर कर लिए तो फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज अलग हो गया, फेंक देंगे, और यहाँ पे हो गया सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एकदम कोल्ड H2O कोल्ड चिल कोल्ड H2O पास करते हैं। जैसा ही कोल्ड H2O पास करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट इसके साथ कंबाइन करता है। जरा देखना, देखोगे NaAlO2 के साथ कौन कंबाइन करेगा, H2O, और बनाएगा AlOH का होल 3 और प्लस NaOH बना देता है। NaOH डाइल्यूट बनाता है और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर के रूप में बन करके तैयार रहता है कौन, AlOH होल 3 ऐसे, और इधर कौन है बच्चा लोग, NaOH डाइल्यूट है, इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ठीक, अब इसमें से इसको निकालते हैं, किसको निकाले हैं हम लोग, AlOH क्या चीज़, होल 3 को निकालें। ठीक, AlOH होल 3 को निकाल करके फिर हम लोग इसको गर्म कर देते हैं। जैसा ही गर्म करते हैं फिर हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है जिसका नाम है Al2O3। लेकिन अब तुम सोचो Al2O3 यहाँ भी है, तो ये कैसा है, इम्प्योर है, और ये कैसा है, प्योर है। तो इस प्रकार से हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करके प्योर फॉर्म में इसको ऑब्टेन करते हैं, जो किस में आता है, केमोमेटलर्जी के रूप में आता है, केमोमेटलर्जी के फॉर्म में हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक, उसी प्रकार से आप एक और देख लीजिए, इसी प्रकार से इसे भी जरा देख लो, केमोमेटलर्जी में ही जरा इसे देख लो। हम लोग ऐसे बीकर लेते हैं, बीकर में हम लोग NaCN को रखते हैं, NaCN के सॉल्यूशंस, इसमें Ag सिल्वर का हम लोग ओर लेते हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। ठीक, तो Ag क्या होता है, NaCN के साथ कंबाइन करता है, NaCN के साथ कंबाइन करता है और इसमें हम लोग H2O भी पास करते हैं। Ag में खास करके इम्प्यूरिटीज के रूप में सल्फर वगैरह, Ag2S सल्फर वगैरह इम्प्यूरिटीज के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसमें हम लोग H2O भी पास करते हैं और ऑक्सीजन भी पास करते रहते हैं। तो यहाँ पे बनता है NaAgCN का होल 2, ऐसा आप लोग देखे होंगे, ऐसे बनते हैं, मतलब सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट बनता है। और क्या बनता है, Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर, ऐसे करके बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पूरा सॉल्यूशंस है। ठीक, अब इस सॉल्यूशंस में ये सब इनएक्टिव है, ये सब इनएक्टिव है। तो NaAgCN का होल 2, देखो केमिकल डाल करके हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब इसमें क्या करें, हम लोग जिंक को डाल दें। ठीक है, जिंक डालते हैं, 2 आइटम के साथ ये कंबाइन करके बनाता है Na2
जेगन, जिंक यहाँ पे इसको ट्रांसमिट कर देता है क्योंकि लेस एक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। Na2 जेगन CN का होल 4 ऐसे बना देता है, होल 4 बनाता है। और ये बेचारा ये कौन अलग हो जाएगा, कौन अलग हो जाएगा, सिल्वर। मतलब जैसा ही इसमें हम लोग क्या डाले, जिंक डाले, नीचे में आकर के कौन जमा हो गया बच्चा, चांदी Ag, और उसके ऊपर में कौन पड़ा हुआ रह जाएगा, हम लोग चांदी को वहाँ से निकाल लिए। तो इस प्रकार से इस मेथड से हम लोग जिसको साइनाइड प्रोसेस कहते हैं, साइनाइड प्रोसेस से हम लोग इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं चांदी को। सेम फिनोमेना यहाँ पे Au के साथ होता है, यहाँ पे Au लगा दीजिएगा और यहाँ पे डायरेक्ट A बनेगा, इस जगह पे बनेगा और वहाँ पे प्रोसेस होगा। कैसे प्रोसेस होगा देख लो ना भाई, हम यहाँ पे दिखा ही देते हैं इस जगह पे, नहीं तो बोलोगे कि नहीं दिखाया है। देखिए Au प्लस NaCN प्लस O2 प्लस H2 ऐसे डालते हैं, एकदम सेम बनेगा NaAuCN का होल 2, यहाँ पे NaOH बन जाता है बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और उसमें फिर हम लोग जिंक डालेंगे और फिर सेपरेट कर लेंगे, फिर हम लोग को सोना मिल जाएगा, इस Au मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग केमियोमेटलर्जी से ऑब्टेन करते हैं, क्या चीज़ को ऑब्टेन करते हैं, क्या चीज़ को, तो जेगन को Ag को ऑब्टेन करते हैं, Au को ऑब्टेन करते हैं, फिर किसको, Al को, एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है पायरोमेटलर्जी। तो वैसा मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग हिट डाल करके प्यूरिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं, जिस यहाँ पे हिट का इस्तेमाल होता है। तो ये जानते हो, ये पायरोमेटलर्जी प्रोसेस दो ढंग से मोस्ट कॉमन होता है। एक को कहते हैं रोस्टिंग, दूसरे को कहते हैं कैल्सिनेशन। एक रोस्टिंग है और दूसरा का नाम है कैल्सिनेशन। तो फर्स्ट आप लोग ई आएगा ही आएगा, ठीक है। रोस्टिंग, इसको आप लोग देख लीजिए। कहा जाता है कि कोई और है, ठीक है, इसको हम लोग क्रश कर दिए और जो भी इसको क्रश करने के बाद ये पाउडर फॉर्म में चलाया, पाउडर फॉर्म में चलाया, ये क्रश्ड ओर है। क्रश्ड ओर को पल्वेराइज्ड ओर भी कहते हैं, क्रश्ड ओर है। इसको फिर क्या किए हम लोग, हाइड्रोमेटलर्जी किए, हाइड्रोमेटलर्जी HM किए। जैसा ही हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं बहुत सारे इम्प्योरिटीज धुल जाता है, पानी की फ्लो से बह करके चला जाता है, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पानी में डिजॉल्व भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग को इस जगह पे जो सब्सटेंस यहाँ पे प्राप्त होता है वो प्योर ओर प्राप्त होता है, यहाँ पे शुद्ध ओर मिल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, रोस्टिंग। कहा जाता है कि एक फर्नेस है जिसका नाम है रिवर बिरेक्टरी फर्नेस। इस रिवर बिरेक्टरी फर्नेस में ओर को डालते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन हम लोग पास करते हैं और फिर गर्म करते हैं। इतना हम लोग गर्म करें ताकि मेटल्स जो हो उसका पिघले नहीं। तो वैसा पायरोमेटलर्जी का वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ओर को गर्म करें रिवर बिरेक्टरी फर्नेस में इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करके हम लोग इसको गर्म करें। गर्म करने की वजह से कुछ बातें होती है। कौन कौन बातें होती है बच्चे लोग, कि गर्म करने की वजह से पहला मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बच्चा लोग, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कार्बन, ये सब जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और मेरा ओर कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। मतलब ये जो ओर है, इस ओर है, हम फिगर से दिखा रहे हैं, बाद में ये नहीं बोलना कि नहीं दिखाया था। ये ओर है, ठीक। ओर को हम लोग O2 एक्सेस, देख लो हम फिर से बोल रहे हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। एक्सेस सप्लाई करते हैं तो उससे होगा क्या, फास्फोरस किस रूप में बदल जाएगा, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन P2O5 ऐसे करके एग्जाम में दिखला देना। नाइट्रोजन प्लस O2, नाइट्रोजन तो रहता नहीं है, नाइट्रोजन को जो गलत ही छोड़ रहे। कार्बन प्लस O2 क्या बन गया, CO2। सल्फर प्लस O2 क्या बन गया, SO2। आर्सेनिक प्लस O2 क्या बन जाएगा, AS2O3। एंटीमनी प्लस O2 क्या बन गया, SB2O3। ये सब क्या होते हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज के रूप में बाहर, मतलब वोलेटाइल इम्प्योरिटीज के रूप में बाहर। और अब जो मेरा ओर है वो बेचारा ऑक्सीडाइज तो होता है, लेकिन बहुत सारे इम्प्योरिटीज से क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। फिर से बोल रहे हैं, रोस्टिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ओर को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करते हैं,
रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वो पिघले नहीं, उसमें जो मेटल हो पिघले नहीं, जिससे उसका इम्प्योरिटीज मॉइस्चर वो खत्म हो जाए, वो वोलाटाइल फॉर्म में रिमूव आउट हो जाए, तो इसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। क्लियर है, तो रोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट कौन सा होता है बच्चा लोग, जिसका नाम क्या है, कैल्सिनेशन, जिसका नाम क्या है बच्चा लोग, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, तो इसमें वही सब काम और है, पल्वराइज किए, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी किया, प्योर फॉर्म में और आ गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग कौन सा काम कर देंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे। अब कैल्सिनेशन में होता क्या है कि इसको फिर रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम लोग डालेंगे, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन पास नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग लेस ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। लेस ऑक्सीजन का सप्लाई करने की वजह से यहाँ पे जो कार्बोनेट और है, कौन सा और, कार्बोनेट और फॉस्फेट और, ये सब क्या होता है, डिकम्पोज कर जाते हैं। तो ये जो कैल्सिनेशन है इसमें हम लोग लेस सप्लाई करते हैं, और लेकिन डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होता है। तो कार्बोनेट और जैसे कि MgCO3, CaCO3, ये क्या होते हैं, हीट करने की वजह से वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, MgO में, CaO में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन CaCO3 भी वो हीट करेंगे तो CaO में बदल जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से जिंक कार्बोनेट जगन CO3 को भी हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन में बड़े से सब्सटेंस, बड़े से और डिकम्पोज करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज के रूप में निकल जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ मॉइस्चर्स भी खत्म होता है, बहुत कुछ वैसे इम्प्योरिटीज वोलाटाइल हैं वो भी रिमूव आउट हो जाते हैं, मेरा और हल्का हो जाता है। तो कैल्सिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वैसा मेटलर्जी का प्रोसेस, वैसा पायरोमेटलर्जी का प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल की ओर को हीट करें इन द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, then it converted into their metallic oxide by the removal of impurities in the form of carbon dioxide, as well as some of the moistures get removed, some of the volatile impurities also get removed. This process is done in reverberatory furnace. तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चे लोग, कैल्सिनेशन। क्या नाम दे देंगे, कैल्सिनेशन। अब जरा देख लीजिए, एक है आपका एलिंघम डायग्राम, ठीक है, तो एलिंघम डायग्राम को जरा देख लो, और उस डायग्राम को जब तक आप फिगर नहीं देखोगे हम समझा नहीं पाएंगे, तो आप जरा देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो बच्चा लोग आप देख लो थोड़ी सी इसे, एक है टर्म आपको फ्लक्स, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि मेटल्स में बहुत कुछ इम्प्योरिटीज, जो लिंक्ड इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो जुड़े हुए इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो जिस सबस्टांस से हम लोग लिंक्ड इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, बाहरी सबस्टांस को डालेंगे ओर में, और फिर जुटे हुए इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से उसको रिमूव करेंगे, तो जो बाहरी सबस्टांस को डाल करके हटाते हैं, उस बाहरी सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स। मतलब यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि फ्लक्स वैसा सबस्टांस है जो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करता है, और फ्लक्स जो इम्प्योरिटीज है उसके साथ मिल करके एक अलग से सबस्टांस बनाता है, जिसका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू उतना नहीं है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, स्लैग कहते हैं। तो फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एसिडिक फ्लक्स और दूसरे को कहते हैं बेसिक फ्लक्स। अब एसिडिक फ्लक्स मतलब एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन वो क्या करेगा, बेसिक इम्प्योरिटीज को वो रिमूव करेगा। जरा देख लीजिए, एसिडिक फ्लक्स फॉर बेसिक इम्प्योरिटीज, खास करके मेटालिक ऑक्साइड का जो मेटालिक ऑक्साइड जो इम्प्योरिटीज के रूप में होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। उसको हटाने के लिए जो सबस्टांस का इस्तेमाल करते हैं, बेस को कौन हटाएगा, एसिड। तो जो सबस्टांस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग एसिडिक फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे कोई मेटल है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के रूप में है, उसमें SiO2 डालें, ये आपस में कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और ऊपर में फ्लोट करते रहता है। हम लोग स्लैग होल से उसको बाहर कर देते हैं और हम लोगों को प्योर मेटल सुरक्षित प्राप्त होता है। मान लो आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के रूप में है तो उसमें SiO2 डालते हैं और वो वहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा स्लैग के रूप में। तो जो बाहरी सबस्टांस इस जगह पे हम लोग ऐड करते हैं SiO2 या फिर बोरेक्स, जिसको हम लोग Na2B4O7 कहते हैं, उससे हम लोग जो रिमूव करते हैं उसको हम लोग एसिडिक फ्लक्स कहते हैं।
अब आप देख लीजिए, एक है बेसिक फ्लक्स, मतलब यदि एसिडिक इम्प्योरिटीज वहाँ पे है और हम लोग बेसिक सब्सटेंस से उसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो उसको हम लोग कह देते हैं, जिस जो बेसिक नेचर का है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं बेसिक फ्लक्स। खास करके जरा देख लीजिए, इम्प्योरिटीज SiO2 जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज, सेमी मेटालिक इम्प्योरिटीज है, उसको हम लोग मेटल की ऑक्साइड CaCO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स CaO एंड CO2। CaO को क्या करता है, इसको रिमूव करता है, वो कैल्शियम सिलिकेट के रूप में कन्वर्ट कर देगा और फिर CO2 के रूप में बदल देगा। मतलब एसिडिक इम्प्योरिटीज को हम लोग बेसिक इम्प्योरिटीज से रिमूव करते हैं और हम लोगों का मेटल फ्री हो जाता है। तो जो सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस से इसको हटाए, उस बाहरी सब्सटेंस को ही हम लोग कहते हैं फ्लक्स। हम कह सकते हैं कि फ्लक्स से दो प्रकार के हो गया, एक एसिडिक फ्लक्स हो गया और दूसरा कौन हो गया, बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स बेसिक इम्प्योरिटीज को हटाएगा, बेसिक फ्लक्स एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जो उसको हटाने का काम करता है। किसको हटाने का काम करता है, इम्प्योरिटीज को हटाने का काम करता है। अब आप देख लीजिए, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको हम लोग एलिंघम डायग्राम कहते हैं। एलिंघम डायग्राम है ए, शायद आप लोग जानते होंगे एलिंघम डायग्राम, यदि पढ़े होंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो हम आपको यहाँ पे रिकॉल कर दें कि बहुत सारे मेटल्स हैं, वो जब उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं तो उसको हम लोग पायरोमेटलर्जी की प्रोसेस करते हैं। उस पायरोमेटलर्जी की प्रोसेस के दरमियान में वो क्या होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ मेटल वैसे होते हैं जो हाइलाइड नेचर्स का है, मतलब कि जिसमें हैलोजन इम्प्योरिटीज के रूप में होते हैं, तो उसका अलग से एक डायग्राम बनता है। मतलब एक हाइलाइड का डायग्राम बनेगा, एक ऑक्साइड का डायग्राम बनेगा, एक नाइट्रेट का डायग्राम बनता है। यहाँ पे एलिंघम का जो डायग्राम है वो ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और उसको हम आपको दिखलाते हैं। आगे के क्लासेस में आप क्लोराइड का भी सीखोगे और फिर नाइट्रेट फॉस्फेट का भी सीखोगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम है एलिंघम का वो ऑक्साइड का है। इस जगह पे देखा गया कि ऐसे करके हम लोग को ग्राफ आती है, एक ग्राफ आता है। किस लिए है, तो रिडक्शंस के लिए है। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड मीन्स MO, मेटल कंसिस्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, क्या डालेंगे, किस टेम्परेचर पे हटाएंगे। तो एलिंघम ने क्या किया, सिंपल एक डायग्राम दे दिया, बोला कि इस डायग्राम से देख लीजिए और आपको क्या डाल करके उस ऑक्सीजन को हटाना है इसका आपको खास करके पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो लो, यहाँ पे मान लिया जाए कि एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज के रूप में है, Al2O3 ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज के रूप में। अब उस ऑक्सीजन को हमको हटाना है तो कहा जाता है कि इस डायग्राम के ये जो ग्राफ है, जरा देखो, इधर फ्री एनर्जी है और इधर टेम्परेचर है। तो एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम के नीचे में ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे में जो मेटल्स का ग्राफ है वो मेटल क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब उसके ऑक्सीजन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन से दी होगा Al2O3 प्लस, नीचे में कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इन्होंने बतला दिया कि जो नीचे वाला होगा वो क्या कर लेगा, उसके ऑक्सीजन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स रिएक्शन होगा Al2O3 प्लस Mg रिएक्ट करके देगा MgO प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिड्यूस हो जाएगा और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर वाले रिड्यूस होगा, किसके द्वारा रिड्यूस होगा, नीचे वाले के थ्रू रिड्यूस होगा। ये आप देख लो। अब जरा देखो, यहाँ पे साफ पता चल रहा है जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक है और नीचे में कौन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। यदि ZnO है और जिंक के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, इसके ऑक्सीजन को हमको हटाना है तो किसके द्वारा हटाओगे, HZIC से हटा दोगे, नहीं, कहता है कि इसके नीचे में आप चले जाइए। नीचे में मतलब सिलिका से भी आप हटा सकते हो, या फिर एल्युमिनियम डाल के हटा सकते हो, या फिर मैग्नीशियम डाल के हटा सकते हो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखने से हमको साफ पता चल जा रहा है कि वो इन सबों से वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ZnO है, जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, तो उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, एल्युमिनियम। देख लो, एल्युमिनियम डालेंगे और जैसा ही एल्युमिनियम डालोगे कि Al2O3 बन जाएगा, अब बेचारा जिंक का ऑक्सीजन हट जाएगा, जिंक फ्री हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो इस प्रकार से ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को बतला दिया कि किस मेटल से वो रिड्यूस होगा। अब जरा देखो ना,
ऐसे करके ये जिंक जा रहा है, ठीक है, और ऐसे करके मैग्नीशियम जा रहा है। तो जिस जगह पे जाकर के क्रॉस करेगा ना, वहीं टेम्परेचर पे वो रिड्यूस होगा। मतलब क्रॉसिंग पॉइंट हम लोग को बतलाता है कि किस जगह पे वो रिड्यूस होगा। जरा देखो, एल्युमिनियम है और ये मैग्नीशियम से क्रॉस कहाँ पे किया, इस टेम्परेचर पे किया, इस टेम्परेचर पे किया, 1623 केल्विन दिखला रहा है। हम कह सकते हैं कि Al2O3 में यदि हम लोग Mg डालेंगे तो कितने टेम्परेचर पे वो रिड्यूस करेगा, तो जिस जगह पे क्रॉस कर रहा है वो बतला देगा कि इसी जगह पे वो इसको रिड्यूस कर देगा। तो इस प्रकार से एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग को कंफर्म करता है कि कौन सा मेटल का ऑक्साइड किस मेटल से या किस सब्सटेंस से वो रिड्यूस होगा, ठीक है। शायद आप जानते होंगे, इसको भी पढ़े होंगे कि डेल G = डेल H - T डेल्टा S, जो गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जैसा ही जिस टेम्परेचर्स पे वो रिड्यूस होता है, वहाँ पे उसका फ्री एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, और फ्री एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में होने की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फॉर्म में चला जाता है। अब जरा देखो, यदि हम लोग कहेंगे कि भाई HgO है और उसमें Ag डाल देंगे और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस तो नीचे है और ये ऊपर है, तो नहीं, HgO को Ag रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसका Lg क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो Ag2O को हमको Hg डालना पड़ेगा। Hg उसके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग को कंफर्म कर देता है, हम लोग को बतला देता है कि कौन सा रिएक्शन से हम लोग किसी भी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो आज का इतना ही रखते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्लासेस में हम आयरन का एक्सट्रैक्शंस और कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शंस को बतलाएंगे, फिर डिफरेंट रिफाइनरी प्रोसेस को बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम आप लोगों को दिखला देंगे। तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।